नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। 23 का चुनाव यानी 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव पूरा भी नहीं हुआ है। अभी से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज तेलंगाना में वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह रैली करने के लिए कोलकाता पहुंच गए। वो राज्य है कोलकाता जो 24 के लिहाज से बेहद अहम है, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। जाहिर है पश्चिम बंगाल में शाह के निशाने पर ममता बनर्जी थी। कानून व्यवस्था से लेकर महुआ मोइत्रा तक के मुद्दे पर अमित शाह ने ममता सरकार पर, टीएमसी पर जोरदार अंदाज में निशाना साधा। लेकिन जो एक अहम बात अमित शाह ने कोलकाता की रैली में कही वो सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए देश में लागू होकर रहेगा, टीएमसी के विरोध का कोई असर नहीं होगा। हाल के दिनों में दरअसल सीए को लेकर केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों ने बयान दिया था। कुछ दिन पहले ही गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उन्होंने बंगाल में कहा था कि 30 मार्च 2024 तक सीएए का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा और फिर 2024 में ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। तो क्या सीएए 2024 का चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? और खास बात यह भी है कि अमित शाह की रैली के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सड़क पर उतरी हुई नजर आई। यानी आमने सामने की पूरी तैयारी बीजेपी वर्सेस टीएमसी। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि बंगाल की रैली में अमित शाह ने कहा क्या है। मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया। बेटे लेकर, सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? घुसपैठ रोकनी है, जोर से बोलिए, घुसपैठ रोकनी है, सीएए लाना है, भ्रष्टाचार रोकना है, सीमाएं सुरक्षित करनी है। अगर सब करना है तो उखाड़ कर फेंक दो ये ममता बनर्जी की सरकार को और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। और आइए आपको परिचय करा देते हैं खास मेहमान आज की चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत करने वाले हैं। आप फिलहाल देख रहे हैं मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार यहां नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल सिंह जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो राजनीतिक मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन तब तक पत्रकारों के पैनल के साथ जरा इस चर्चा को शुरू कर देते हैं कि अगले साल 24 का चुनाव और उससे पहले जिस तरीके से सीएए को लेकर ये हुंकार बीजेपी भर रही है और इसके विरोध में एक पोस्टरिंग टीएमसी की तरफ से की जा रही है, इसके मायने। रामकृपाल जी पहले आप आ जाइए। देखिए रोमाना जी, बीजेपी दिखाने के लिए भले आज अमित शाह की रैली हो, वैसे वो 365 डेज हमेशा चुनाव के, अगले चुनाव की रणनीति में कहीं ना कहीं वो जुटी रहती है। और अब जबकि कल ख़त्म हो जाएगा ये चुनाव और माना ही जाता है कि 2023 का जो ये चुनाव अभी भी संपन्न हुआ है और एक चुनाव कल हो जाएगा, तो माना जाता है कि यहाँ से लेकर के 24 के पार्लियामेंट के चुनाव तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और बीजेपी हमेशा इसमें पहल लेने के लिए मानी जाती है कि बहुत पहले से। तो जो चीज़ें अंदर खाने चल रही थी, आज अमित शाह के बंगाल के इस भाषण से वो बिल्कुल सतह पर आ गई हैं जी। क्लियर कट हो चुका है कि 2024 का शंखनाद कर दिया है बीजेपी ने। और मुद्दों पर भी जैसा आपने कहा, देखिए सीएए का मुद्दा अभी विधानसभा चुनाव में कहीं कुछ भी नहीं था, दूसरे मुद्दे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा आएगा और आज अमित शाह ने बिल्कुल वो कर दिया है। सर आप बिल्कुल जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है उसी पर किदवई साहब का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। तो रशीद किदवई जी, साफ तौर पर माना जाए सीएए का जिक्र मतलब ये सीधे सीधे 24 से जुड़ता हुआ मामला? रुमाना देखिए, हमारा देश
संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है, रूल ऑफ लॉ है। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो किसी भी कानून को या आने वाले कानून को किसी समुदाय विशेष या क्षेत्र के लोगों के एक तरीके से उनको डराने धमकाने या किसी तरीके से दबाने के लिए उसका प्रयोग हो, तो मुझे लगता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने संविधान की कसम खा करके पद लिया है और उनको पूरा देश के वो जिम्मेदार हैं, तो इसमें अगर कोई कानून आना है और देश के हित में है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब हर तरह से स्वागत होना चाहिए। इसको कोई एक कि आप किसी राज्य में या किसी जहां जाकर के इस तरह के एक धमकी की तरह का इस्तेमाल करें, मुझे लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक दलों को, तमाम राजनीतिक दलों को इन सब चीजों से बचना चाहिए जी। क्योंकि जो कानून पास होगा वो देश की संसद में पास होगा और सबके लिए होगा। वो बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अब इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। तौसीफुर रहमान है प्रवक्ता टीएमसी के, और साथ ही आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां शो में मौजूद होंगे। तौसीफ साहब, आपके पास आ रही हूं, और जिस बात का जिक्र अभी रशीद कदवई साहब कर रहे थे कि संसद से जो कानून पास होता है वो तो देश का कानून बन जाता है ना, और सीए जो है वो संसद से पास हो चुका है, उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, अब सिर्फ गाइडलाइंस बनना बाकी है। और ऐसे में वो कानून जो देश का कानून है, जिसे देश की संसद लोकतंत्र का मंदिर मान्यता दे चुका है, उसको लेकर अगर टीएमसी ऐसे कहती है कि साहब हम अपने यहां तो लागू नहीं होने देंगे, तो सर भारत का ही राज्य है ना पश्चिम बंगाल। मैम गुड इवनिंग, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। देखिए, पहले तो 2014 से पहले और 2014 के बाद एक राम मंदिर को लेकर हमेशा एक खेल किया जाता था, जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके इमोशन के साथ खेला जाता था। अब एक नया पड़ाव जो आ चुका है बीजेपी के सामने, वो सीएए है। भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी अपोज कर रही है, बात सही, अपोज कर रही थी वो, और आज भी आइंदा भी करेंगी, मगर मुझे आप ये बताइए, अगर संसद में ये पास हो चुका है तो अब तक ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? एक बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने जनवरी 30 का वक्त दिया है, और एक बीजेपी के एक और नेता है जो मार्च एंड का टाइम दे रहे हैं। तो आप ये सच में लागू करना चाहते हैं कि आप अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डालना चाहते हैं, और ये मैनिफेस्टो में डाल के इसके प्रति आप वोट लेना चाहते हैं? अगर लागू करना है तो करिए, किसने मना किया है? भाई बॉर्डर आपके हाथ में है, होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में है, पड़ाव आपके हाथ में है, क्वांटिटी आपके हाथ में है, पार्लियामेंट आपके हाथ में है, सबसे ज्यादा नंबर्स तो आपके हाथ में है। तो आप ये चाल चलन बंद करके अगर आपको लागू करना है तो करिए। अगर कोर्ट इसके प्रति हमें दंड देना चाहता है, अगर हम सीए रोकना चाहते हैं तो कोर्ट देगा हमें, हम इसको भुगतेंगे। मगर ये जो लॉलीपॉप आप जो भारत को 4 साल से देते हुए आ रहे हैं राम मंदिर के तरह, इसको आगे तो बढ़ाइए। अभी तक देखिए, मैं लास्ट कहना चाहता हूँ 30 सेकंड और, अभी तक 8 बार ये चेंज हो चुका है, अब ये 9वां बार जनवरी में चेंज होगा, तो इस बार ही कर दीजिए ना। आप प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स को सामने लाके पास करवा दीजिए, किसने रोका है? मगर ये लॉलीपॉप देना बंद करिए भारत के लोगों को। सर, आपसे ही मेरा एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ होंगे, उनका रुख कर लेंगे। अभी आप बार बार राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और आप राम मंदिर को सर लॉलीपॉप से जोड़ रहे हैं, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि जरा सा देश में जो लोग हैं उनकी आस्था का थोड़ा सा सम्मान कीजिए सर। और अब तो मेरे ख्याल से ये लॉलीपॉप वाला जो आरोप है उसमें वैसे ही कोई दम इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि पहले जो विपक्ष आरोप लगाता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तो सर तारीख भी सब सामने आ गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। सर मेरा सवाल उससे अलग है सर, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर है। आपने यहां पर एक बात जिसको लेकर बीजेपी को घेरा कि साहब कानून बना देते हैं, फिर ड्राफ्ट पर ड्राफ्ट, कौन कह रहा है, किसने हाथ पकड़े हुए हैं, ले आइए लागू कर दीजिए। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं ना सर, सवाल वहां पर है कि ये देश का कानून है, लोकतंत्र के मंदिर से पास कानून है, और जब ये कानून बन जाएगा तो फिर टीएमसी इसको रोक नहीं सकती सर। इसीलिए जब टीएमसी इस कानून को रोकने की बात करती है सर, तो फिर क्या आप डराने की राजनीति कर रहे हैं? क्या आप भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं? यह है मेरा सवाल। रोमाना जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 30 सेकंड पहले बोलूंगा। जब बाबरी मस्जिद का अनाउंसमेंट हुआ था तो टीएमसी सबसे पहले पार्टी थी जिसने आस्था रखकर इस चीज को स्वागत किया था, और मेरी इतनी ऑडेसिटी और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मंदिर को किसी टॉफी के साथ जोड़ूंगा। जी नहीं, उस ज्यादा आस्था मेरे पास है क्योंकि मैं खुद भी मंदिर जाता हूं, मुझे आस्था भी है।
तो ये मजाक नहीं हो सकता। अच्छा मैं कि बस आपने इतना कह रहा हूं, अच्छा कि आपने मैं बस इतना कहना चाहता हूं जी। कि अगर किसी चीज को इंप्लीमेंट करना है तो अब तक इतने चेंजेस क्यों हैं, ठीक अब है। तक ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। और रही बात धमकी की, हम धमकी क्यों देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में जीते, हम प्रियम्बल के अंडर रहते हैं। अगर कोई चीज आएगा तो उसको लाइए, मगर ये खेल खेलना छोड़िए। ठीक है। आज अमित शाह वापस से हाँ। 2014 से लेकर 2023 तक धमकी देके जाते हैं, हम निकाल देंगे, घुसपैठियों को निकाल देंगे। भाई बॉर्डर में कौन है, बॉर्डर में आपकी सेना खड़ी है, कूच बिहार से लेकर दार्जिलिंग तक जितने भी बॉर्डर है वो आपके सेना खड़े हैं। तो आप इस घुसपैठियों को रोकते क्यों नहीं? ठीक आप है, रोकिए, मैं जवाब ले या रही हूँ। टीएमसी कैडर खड़ा रहेगा मैं बॉर्डर? जवाब ले रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी अब हमारे साथ आ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब सीएए सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं डराने और धमकाने के तौर पर इस मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी करती है ताकि चुनाव में उसको फायदा मिल जाए। असलियत में मंशा है ही नहीं इस कानून को अमली जामा पहनाने की, इसीलिए कानून संसद से पास हो गया और तब से ठंडे बस्ते में। आइए। कुल मिलाकर रोमाना जी, इनका ये कहना है कि सीए का समर्थन ममता बनर्जी ने करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें सबसे स्वागत योग्य बात टीएमसी के प्रवक्ता की लगी कि जो संसद में सीएए का विरोध कर रहे थे, जो लोग सीएए के विरुद्ध जो है पूरे देश में प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे, जो लोग सीएए पे कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज वो सीएए का समर्थन कर रहे हैं। सबसे अधिक जो है प्रशंसनीय बात है। अब सिर क्यों हिला रहे मित्र? अभी तक तो आप सीए लगाने की बात मांग कर रहे थे, तो सीए का समर्थन है ना आपका। और महात्मा गांधी जिस सीए को लाना चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार जिस सीए के समर्थन की प्रॉमिस कर रही थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत जो हमारे पड़ोसी देश जो कभी भारत के अंग हुआ करते थे, वहां जो हमारे अल्पसंख्यक वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के और हमारे देश के बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग, जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, जिनको वहां पर परसिक्यूट किया जा रहा था, ठीक है, ऐसे लोगों को हम जो है यहाँ पर शरण देंगे, नागरिकता देंगे। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए कानून बन गया। ठीक है। अब कानून बन गया, उसको लागू होने में विलंब पर आपकी शिकायत है। हाँ। लेकिन कानून का आप समर्थन कर रहे हैं ना, हाँ। कानून का आप स्वागत कर रहे हैं ना। तो जिस भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को संशोधित करने की बात 1950 के दशक में की, और जब उसके पास शक्ति आई तो 2019 में अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। ठीक है सर। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में ठीक है। राम जन्मभूमि को अपने संकल्प पत्र में लिया और अवसर मिलते ही राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण किया, तो सीएए भी लागू होगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है। ममता बनर्जी अपना बदल गई है। ठीक है। तो किसी जमाने में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए संसद में हंगामा कर। आदिल हसन साहब, विपक्ष की तरफ से घेराबंदी इसी बात को लेकर बीजेपी की जाती थी कि साहब संसद से आपने कानून पास करा दिया, लेकिन अब आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो फिर आप स्वागत करेंगे अब? क्योंकि अब तो सरकार कह रही है कि हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं और अगले साल जो है इसका फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, फिर इसको जो अमली जामा है वो पहना दिया जाएगा। आदिल हसन। मैम, ये सीए का जो नया इन्होंने बोला, इससे पता चल गया कि मोदी जी, अमित शाह जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसी पर है। ये 24 हार रहे हैं, इनको मौका भी जनता नहीं देगी कि इम्प्लीमेंट कुछ कर सके। और यहाँ तक ये पूछिए इनसे, मुन्ना, कुरैशी, फिरोज, नसीम, नईम, जो माइनिंग कल जो इतने लोगों का जान बचा है, उनको भी सीए दिखाना पड़ेगा क्या? एर्नोल्ड जो आए थे ऑस्ट्रेलिया से, जो टनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने इन लोगों का शुक्रिया अदा कहा। आपके पास ऐसी मशीन नहीं थी जो टनल को कर पाए, वो बेचारा गरीब सब किया, उससे भी अमित शाह कागज मांगेंगे क्या? और तेलंगाना की असेंबली ने भी पास कर दिया, यहां लागू नहीं होगा। दूसरी 1-2 असेंबली में भी पास किया है। इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है। अमित शाह जी जो ये रियासत है, भारत 29 स्टेट में है। सिर्फ अमित शाह जी ये बात को समझना चाहिए। और आप रोजगार पे नहीं बोलते हैं, आप अदानी अंबानी पर नहीं बोलते हैं, आप जेपीसी जांच नहीं कराते हैं, आप रोजगार देने की बात नहीं करते। सिवाय हिंदू मुस्लिम के आपके लिफाफे में कुछ है क्या? 15 लाख लोग पूछ रहा है, 100 स्मार्ट सिटी पूछ रहा है, सिलेंडर मध्य प्रदेश में 400, बिहार में 1200, ठीक है, राजस्थान में 500, बिहार में आप 1250 की बात कर रहे हैं। लोग पूछ रहा है ना, जिस तरीके का विक्टिम कार्ड खेला सर, उसको लेकर फिर सवाल पूछना पड़ेगा मुझे सर, क्योंकि आपने यहाँ पर रैट माइनर्स, विक्टिम कैसे? वो मेरी बात सुन लीजिए ना, क्या? आपने उन रैट माइनर्स के नाम यहाँ पर गिना दिए जिन्होंने मेहनत की और पहाड़ का सीना एक तरीके से चीर कर जो 41 जिंदगियां फंसी हुई थी उनको बाहर लेकर आए। अगर आपने सुना होता सर, आज सुबह एबीपी न्यूज पर उनका इंटरव्यू हमने दिखाया,
और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हमारी टीम में हिंदू भी थे, मुसलमान भी हाँ। थे, और ये हिंदुस्तान की ताकत है कि यूनिटी जो है उसकी वजह से पत्थर चीर कर भी हम जिंदगियां बचा पाए। और जो फंसे हुए थे सर, उसमें भी सभी धर्म के लोग फंसे हुए थे। लेकिन यहाँ अच्छी जो बात आपने है। उन रैट माइनर्स का नाम लेकर कि साहब अच्छी उनसे भी बात है। कागज मांगेंगे क्या, उनसे भी कहेंगे कागज दिखाओ, तो सर सीए जानते हैं ना आप, जब हाँ। सीए को लेकर इतना हंगामा हो रहा था तब भी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा बड़े बड़े मंचों से कहा जाता था कि इस भ्रम में मत आइए, कोई देश के नागरिकों से उनकी पहचान को लेकर सवाल नहीं करेगा। ये सीए जो है सर, ये नागरिकता जो अन्य देशों में रहने वाले अलग धर्म के लोग हैं उनके लिए ये प्रावधान किया जा रहा है। आप देश के लोगों को डर दिखाने लगते हैं सर। आप मुन्ना कुरैशी को हिंदुस्तानी नहीं मान रहे क्या? आप कहां से ले आए ये एंगल कि साहब मुन्ना कुरैशी से कागज दिखाने के लिए कहा जाएगा, उससे नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा? वो तो हिंदुस्तानी है सर। अरे बोलने दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि एक ट्वीट उनके नाम पे भी कर दें। जो लोग माइनिंग किया, अभी इंटरनेशनल माइनिंग कम्युनिटी को बुलाना पड़ा, ऐसी मशीन नहीं थी आपके पास। प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि ऐसा कुछ व्यवस्था करे भारत में। सीए बोलने से नहीं होगा। देश को रोजगार चाहिए, देश को महंगाई से निजात चाहिए, देश को 100 स्मार्ट सिटी पूछ रहा है। दाऊद का चाइना आज घुस गया भारत में, मतलब पूछ अब रहा है। आपको मुन्ना ये नहीं कुरैशी चलेगा, और आप कागज CA और उसके, NRC अब वो वाला वाली मुद्दा बात मेरे आप नहीं लीडर दोहरा ने रहे ना, ये अच्छी बैरिस्टर बात असदुद्दीन है, ओवैसी अच्छी साहब बात को है। पार्लियामेंट अब आप में मुन्ना बड़ा कुरैशी और मुन्ना कुरैशी के कागज वाली हाँ, बात बोलिए। कम से कम यहाँ पर नहीं दोहरा रहे हैं। मैं बस मुन्ना यही कुरैशी चाह का रही नाम थी लेंगे, कि ट्वीट मेरे करवाइए। ऑडियंस को सर गलत इंफॉर्मेशन ना प्रधानमंत्री जाए। जी से मैं ट्वीट अपने शो के करवाइए। जरिए नहीं चाहती हूँ सर डर फैले। हम सब प्रधानमंत्री इस जी से देश के ट्वीट- नागरिक हैं सर, और अरे बिना किसी प्रधानमंत्री डर जी और से भय ट्वीट के हम करवाइए, इस देश में बुलाइए, रह रहे हैं नाश्ता पर सर। हम प्रधानमंत्री लोग पूरी बुलाए। तरीके से सुरक्षित हैं। प्लीज डर मत फैलाइए। अरे बुलाइए ना। प्लीज हो रहा है, संगीत मैडम, रागी जी भी उत्तर प्रदेश स्टूडियो में में इस वक्त बहुत हमारे हो रहा साथ है। मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हर जगह यहाँ बहुत पर जो हो रहा सीए है। का विरोध करते हैं वो आ जाए। एक सांस में सीए मतलब हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को धार देना, ये आरोप क्यों? देखिए, चूंकि मूलतः जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, जो हमारे पड़ोस के माइनॉरिटी हैं, वो विक्टिम्स कौन हैं? तो विक्टिम से मूलतः जो इंडिक रिलीजन्स के हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों या फिर क्रिश्चियंस हो सकते हैं, चूँकि ये लोग विक्टिम्स हैं। और चूँकि हमारे यहाँ पास पड़ोस में सराउंडिंग्स में जो ऐसे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हम जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या अब 23% से कहाँ आकर के टिक गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कहाँ से आकर के कहाँ टिक गई है। अफ़गानिस्तान के हालात से हम परिचित हैं। बहुत सारे अफ़गानिस्तान के मुस्लिम लोग भी जो हैं वो भारत के अंदर भारत की नागरिकता पा करके और भाग करके आकर के उनको भी यहाँ पर बसते हैं, शरण दी बिल्कुल सही गई बात है। है। और हमने खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रहते हुए कई लोगों को बचाया है और उनको यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने में हम लोगों ने मदद भी की है। भागने डॉक्टर आदित्य, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि भाई सीए हाँ। ये उनके लिए है जो दूसरे देशों के नागरिक हैं, जो बिल्कुल। भारत में आकर शरण लेना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो एक देश की राजनीति है और देश की राजनीति का एक धर्रा है जो देश के नागरिकों को, जिसमें वो देश के नागरिक जो मुसलमान हैं उनको डर दिखाने का काम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर कहीं ना कहीं रोशनी डालें। ये भ्रम की राजनीति है। देखिए, ये दो हिस्से हैं। एक जो अवैध तरीके से भारत के अंदर आ गए रह रहे हैं, उनसे तो पूछा ही जाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ क्यों आए। और उसमें बांग्लादेशी लोग भी हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। जो हिंदू हैं, जो लोग यहाँ नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं, यदि आवेदन उनकी सरकार मान लेती है तो वो भारत के नागरिक होंगे। जिनको भारत सरकार मानती है कि वो अवैध तरीके से 30 साल के हों या 40 साल के हों या कितने भी जनरेशन से रह रहे हों, लेकिन वो अवैध तरीके से भारत के अंदर जो आकर के रह रहे हैं, उनको बाहर के अंदर से बाहर भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, ये तो हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है और ये कांग्रेस की राजनीति को बड़ा इसको सुकून पहुंचा। देखिए, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कमो बेस वे सारे के सारे उनको लगता है कि हमको हिंदू जो मुस्लिम वोट है उस पर हमारा एकदम पूरा से पूरा अधिकार होना चाहिए। अब आप देखिए, और शायद इसी वजह सर वो माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कहीं ना कहीं वो एक मैसेजिंग और ऐसी खतरनाक मैसेजिंग जिससे जल्दी से सर उसके बाद मैं आगे आरजेडी से मुस्लिम वोट बैंक को आप खत्म कर दीजिए, आरजेडी की जमीन खिसक जाएगी। अखिलेश यादव से और बीएसपी से मुस्लिम वोट बैंक को खत्म कर दीजिए, वो उनकी जमीन को। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनको लगता है कि पसमानदा मुसलमान जो है खिसक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकता है। ये सारे विपक्षी दल जो है वो चिल्ला चिल्ला करके आगे सामने। ये आपने क्या बात कर दी, ये तो दिखता ही नहीं है ना अन्य दलों को
कि पसमानदा मुसलमानों को लेकर किस तरीके की आउटरीच बीजेपी की तरफ से की जा रही है, सूफी संवाद के जो कदम बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो नजर नहीं आता है। आदिल साहब, आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले राम कृपाल जी के पास चलना जरूरी है, क्योंकि इंसानियत का मुद्दा और उस इंसानियत के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान ये राजनीति कर रही है। सर रोमाना जी, बहुत दुखद है, हम आपके पॉलिटिकल शो में जो बात कह रहे थे, संगीत भाई ने वही बातें उठाई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जी, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पड़ोस के जो देश हैं उन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं जी, जाहिर सी बात है कि अगर ये मुस्लिम कंट्रीज हैं तो वहाँ मुस्लिम तो अल्पसंख्यक होगा नहीं, दूसरे ही अल्पसंख्यक होंगे, उनको अगर भारत में नागरिकता दी जाने की बात की जा रही है, इसमें किसी को निकालने की नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो दूसरी चीज है, माफ कीजिएगा, और किसी भी सार्वभौम देश को यह हक है कि हमारे नागरिक कौन हैं। और आज हम इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है उसको राहत दी जाए, उसको यहाँ बसने का अधिकार है, लेकिन अपना भाई अगर कहीं बगल के देश में प्रताड़ित है तो उसे भारत में नहीं लाया जाना चाहिए, जबकि संसद से यह कानून पास हो चुका है। और कोई भी कानून जो पास हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत वक्त होता है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो देखिए संसद से पास हुआ कानून तो लागू होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सर यही मैंने भी पहले कहा था। जल्दी से अब राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं, मुझे लगता है चर्चा को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और नए आयाम की तरफ इसको लेकर जाएंगे। आज जब गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में, कोलकाता में, धर्मतला में, तो हम देखते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो सड़क पर उतर आती हैं। ममता बनर्जी की तरफ से आज ही चिट्ठी लिख दी जाती है अमित शाह को। तो ये सारी की सारी पोस्टरिंग जो है वो 24 को लेकर की जा रही है, मतलब 24 की लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी पर आई, ये साफ हो रहा है। देखिए, आपका जो सवाल है मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ कि ममता बनर्जी रास्ते में उतर जाती हैं, वो हमेशा उतरती है और वो कोई टाइम देखकर और इलेक्शन के वक्त में नहीं उतरती हैं। 5 साल जब वो रहती हैं, जब से चल रहा है गवर्नमेंट, वो हमेशा रास्ते में रहती है, लोगों के साथ रहती है। मगर देखिए रोमाना जी, मुझे कुछ बात की आपत्ति है। जैसे अभी संगीत रागी जी कह रहे थे कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि अगर मुसलमान का वोट घस जाए वहां से तो वो लोग हार जाएंगे, तो ये मुसलमान और हिंदू की टॉपिक उठाता कौन? आप ये, अच्छा अभी कोई अगर ये कह दे कि हिंदू अगर बीजेपी को वोट देना बंद कर दे तो बीजेपी घसक जाएगी, ये नहीं होना चाहिए ना। 140 से 50 करोड़ की आबादी है, उन सबका वोट जाता है पब्लिक के पास। और बात रही सीए को इंप्लीमेंट करने की, तो आप करिए तो सही, किसने रोका है? आप मुझे रोमाना जी सबसे पहले बात बताइए, अगर कोई शहर में एक गरीब अगर रहता है, मैं गांव ग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक लॉजिक वाली बात करूं, उसका जवाब भी मैं लूंगा। अगर कोई शहर में एक बिलो दी पॉवर्टी लाइन कोई इंसान रहता है जिसके 2 वक्त का खाने का ठिकाना नहीं है, आपने उससे आधार कार्ड मांगा, आपने उसके पिता का आधार कार्ड मांगा, अब आप कहेंगे कि उसके दादा का दादा आधार कार्ड लाके दीजिए वरना हम आपको इस गाइडलाइन में डाल देंगे। ये कहां की अन्याय है? ये कौन सा रूप है? नहीं सर, एनआरसी को लेकर तो हम यहाँ पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सीए को लेकर बात कर रहे हैं। अब आप फिर से देखिए, अब आप फिर से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। नहीं, अब आप फिर से गलत दिशा दे रहे हैं। मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं नहीं फंसने दूंगी सर इस दिशा में। लेकिन आपने जो पहला जवाब दिया है ना मुझे, आपने जो मुझे पहला जवाब दिया कि साहब हिंदू मुसलमान का टॉपिक उठाता कौन है, ये जो आपका सवाल है बहुत ही वाजिब सवाल है और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और मुझे लगता है आदिल हसन साहब को भी बताना चाहिए कि हिंदू मुसलमान का जो सवाल है, आदिल हसन साहब कौन उठाता है? एआईएमआईएम ने हैदराबाद में जो 9 उम्मीदवार उतारे हैं उनमें तो बाकायदा हिंदू उम्मीदवार को हटाकर मुस्लिम उम्मीदवार भी आपने उतार दिया जुबली हिल्स में। उसके पीछे कोई खास वजह? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। आदिल हसन, आपको मैम आपको जानकारी नहीं है, स्वामी यादव को राजेंद्र नगर से लड़ा रहे हैं। आपको जो लिख के स्क्रिप्ट राइटर दिया है वो गलत दिया है, आपको जानकारी नहीं है। बदला या नहीं बदला मुझे बता दीजिए। मैंने जुबली हिल्स का जिक्र किया, आप मुझे बता दीजिए जुबली हिल्स से बदला या नहीं बदला? स्वामी जुबली हिल्स से बदला या नहीं बदला? सुनिए, नहीं बदला भाई, नहीं बदला, बोलने दीजिएगा, नहीं बदला है। कैसे नहीं बोलने बदला? दीजिए। स्वामी यादव को हमने राजेंद्र नगर से दिया, हमले, अरे भाई नहीं बदला, आपको जानकारी नहीं है, पता कर लीजिए। तो सर मुझे बताइए ना, गलत फीडबैक मिला है, दिल्ली में बैठ के आपको हैदराबाद की बात कर रही है। नाम लीजिए जुबली हिल्स के उम्मीदवार का। हम
जुबली हिल्स में पिछले बार हम चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। राशिद फराज लड़ रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेटर है। जुबली हिल्स में हमारे 2 कॉर्पोरेटर है, उसमें एक कॉर्पोरेटर राशिद फराज है, वही चुनाव पहले नवीन को आपने बनाया था, आपने उम्मीदवार या नहीं बनाया था, मुझे बताइए ना। एआईएमआईएम की तरफ से नवीन नहीं बनाया था, नहीं बनाया था, लड़ चुके हैं? आपको गलत जानकारी है। इंडिपेंडेंट लड़े या नहीं लड़े हैं? नहीं लड़ा, एमआईएम के सिंबल पे नहीं लड़ा था वो आदमी। नहीं लड़े हैं सर? नहीं लड़ा था एमआईएम के सिंबल पे 18 में। मैं 18 की बात नहीं लड़ा था एमआईएम के सिंबल पे 18 में। मैं 13 की बात कर रही हूं। आपको 13 गलत में लड़ा है ना सर? 13 में लड़ा है ना सर? अरे भाई तो आप 13 में लड़ा है? अरे एबीपी से पहले आप आज तक में थी। अरे अब देखिए, अब मेरी बात सही साबित हो रही है, तो अब आप एबीपी आज तक पर आ गए। 13 में लड़ा ना सर? कैसे सही साबित हो जाएगी? सर 18 में लड़ा ही नहीं है सर, आप गलत बोल रही हैं। मेरा सवाल ये है 18 में नहीं लड़ा है वाली राजनीति आरोप। अरे 18 में नहीं लड़ा है, 18 में चुनाव हुआ है। जवाब दे दीजिए। अरे मैडम, आपको जो लिख के दे देता है वही बोलिएगा क्या? 18 में नहीं लड़ा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं लड़ा 18 में। मैंने तो जुबली अच्छा, सुन हिल्स लीजिए, को रिसर्च करने के बाद आपसे सवाल पूछा। आपको आप कह दीजिए 13 में नहीं लड़ा नवीन एआईएमआईएम के टिकट पर। लड़ा ना सर? सुनिए, लड़ा ना? मैं मानती हूँ 18 में इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन उससे पहले 13 में तो लड़ा ना सर? सुनिए, नहीं भाई 18 में नहीं लड़ा। फिर अरे भाई तो 18 की बात करेगा कोई, 1903 की बात थोड़ी करेगा। 18 क्योंकि आपको सूट करता है तो इसलिए आप 18 की बात करेंगे, आप 13 की बात नहीं करेंगे। अरे मैडम बोलने दीजिए ना, आपको बीजेपी सूट करता है क्या? आपको बीजेपी सूट करता है क्या? सर मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो फिर मुझे बीजेपी सूट करता है। मेरे सवाल का आपके पास जवाब नहीं है तो आप चैनल का नाम लेने लगते हैं। मानते हैं बीजेपी, सवाल का जवाब दे देते ना सर। हिंदू मेरे पास सब जवाब है, सवाल था जिसको लेकर बार-बार एआईएमआईएम के ऊपर सवाल उठते हैं। तो बंगाल के द्वार, ममता से आर पार, और ऐसे में हिंदू और मुसलमान का सवाल, जहां इस चर्चा को छोड़ा था ब्रेक से पहले। आदिल हसन का रुख करेंगे और उनसे जानते हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, आरोप तो एआईएमआईएम पर भी लगातार लगते रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धार देने के। आदिल साहब। मैम अभी बीजेपी की तरफ से पासमानदा वाली बात हुई। अमित शाह तेलंगाना में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि पासमानदा मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कर्नाटका में उन्होंने खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी पासमानदा की बात करते हैं। सुरजापुरी बिरादरी है बिहार की, उसको ओबीसी लिस्ट में गया हुआ है, बिहार सरकार भेजा हुआ है, अभी तक उसको पासमानदा के लिस्ट में नहीं जोड़ा है। और पासमानदा एक भी एमपी नहीं, एक भी मिनिस्टर नहीं, एक भी ऐसा कोई पद नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। किस पासमानदा की बात करते हैं? जब सत्ता प्रधानमंत्री ने गवर्नर जिस आरिफ मोहम्मद खान को बनाया, नजीब जंग साहब को बनाया, नजमा हेपतुल्ला साहब मोहतरमा को बनाया, फिरोज बख्श साहब को बनाया, लेकिन किसी मुसलमान पासमानदा को तो एमपी मिनिस्टर नहीं बनाया है। तो आखिर कहां है सैयद शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर, कोई पासमानदा नहीं आते हैं। तो आखिर किस पासमानदा को प्रधानमंत्री मदद करना चाहते हैं? और अमित शाह साहब एक तरफ से बोलते हैं कि हम आरक्षण पासमानदा मुसलमान का तेलंगाना में खत्म कर देंगे। तो ये दोहरा मापदंड कैसे लोग बोल देता है? हम ये जानना चाहते हैं। बोलिए कि सुरजापुरी जो पासमानदा बिरादरी बिहार की है उसको ओबीसी लिस्ट में दे, ये नहीं ना चलेगा मैम। एएमयू किशनगंज जो पासमानदा इलाका है बिहार का, सीमांचल को, उसको 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। जवाब ले लेते हैं सर। प्रेम शुक्ला जी, 1 रुपया नहीं दिया है। आरोप ये है कि बीजेपी का मुस्लिम पासमानदा प्रेम ढोंग है क्या? देखिए, लोग अज्ञानवश जो है झूठ बोलते हैं। अब पसमानदा गुलाम हसन जो हैं, जो जम्मू एवं कश्मीर से राज्यसभा के सदस्य हैं, वो पसमानदा समाज के ही हैं। कृपा करके अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। एक उत्तर प्रदेश में दानिश अंसारी मंत्री हैं, पसमानदा समाज के हैं। देखिए जरा इनको चिल्लाने को मत बोलिए। ठीक है सर, प्लीज 1 मिनट। आदिल उनको साहब आप सुन लीजिए, उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया, आप काउंटर कर लीजिएगा। सुन लीजिए ना, उनको एमआईएम ने नहीं, एमआईएम की इतनी औकात नहीं हुई है बोलते हैं तो फिर किसी की बात समझ में नहीं आती। आदिल सर, आपकी आवाज मुझे बंद करवानी पड़ेगी, आप लगातार बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए प्रेम शुक्ला को, फिर जवाब दीजिएगा। आइए प्रेम शुक्ला जी। दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो पसमानदा समाज से आते। एक और दूसरी झूठ इनकी कि इन्होंने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी पसमानदा का आरक्षण खत्म करना चाहती। बिल्कुल नहीं। तेलंगाना में जो बात की गई है वो धर्म के आधार पर जो आरक्षण है उसका विरोध किया गया है। और संविधान सभा में बाकायदा संविधान सभा में शामिल 5 मुस्लिम संविधान सभा के सदस्यों ने मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये बात संविधान सभा के सदस्यों ने, जिसमें मुस्लिम प्रमुख थे, 5 सदस्यों ने कहा नहीं होना चाहिए और ये सेटल्ड मैटर है। उसके बाद उस पर तो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान सम्मत बात है वही कर रही है। अब ओबीसी लिस्ट में जो ओबीसी पिछड़ी जाती हैं, पहली बात तो ये बताइए, अल्लामा इकबाल कह रहे थे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज,
ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज। तो आपके यहाँ इस्लाम में जातियां कहां से पैदा हो गई जनाब? ठीक है। पहले इसी का जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब ले आप असदुद्दीन आदिल ओवैसी हसन- जनाब से पूछ के बताइए आदिल हसन कि जवाब जिस देना इस्लाम चाहिए। में जातियां होती ही नहीं ठीक है, प्रेम है और चंद्र। अल्लामा इकबाल कह रहे थे कि बिल्कुल जातियां नहीं, हम तो एक ही ठीक सब है। में सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वहां जाति कहां से पैदा हो गई ये भी बता के जाइए आज। जवाब दीजिए आदिल हसन। रोमाना जी, दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। बतलाएं एमपी कोई पासमानदा है, कोई मिनिस्टर इनका केंद्र में पासमानदा है? और तेलंगाना में सुधीर कमेटी और सुब्रमण्यम कमेटी के आधार पर पासमानदा मुसलमानों को मिला हुआ आरक्षण। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट ने कहा कि पासमानदा मुसलमानों को एजुकेशन में दीजिए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, नहीं दी, और कांग्रेस ने भी नहीं दी। इनका दोनों एक है। पासमानदा सुरजापुरी बिरादरी का दिल्ली में पड़ा हुआ, उसको नहीं दे रहे हैं। एक भी केंद्र में एमपी मिनिस्टर बतला दे जो पासमानदा समाज से आता है। सैयद शहनवाज हुसैन, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर, सैयद आरिफ मोहम्मद खान, इसमें बतला दे कौन गवर्नर या मिनिस्टर या एमपी बना है जो पासमानदा समाज से है। नजमा हेपतुल्लाह क्या पासमानदा समाज से? एक भी बतला दे केंद्र में जो एमपी या मिनिस्टर पासमानदा समाज से है। और अमित शाह के बोलते हैं पासमानदा का हम आरक्षण खत्म करेंगे, मोदी जी भोपाल में बोलते हैं हम पासमानदा को इंसाफ देंगे। ये कहां का दोहरा मापदंड है? आप रिपीट कर रहे हैं। रशीद साहब, आपसे समझना चाहती हूँ कि आप यहाँ सुन रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान, तो कुल मिलाकर इससे तस्वीर साफ हो रही है क्या कि 24 चुनाव का नैरेटिव का ये टोन है, इसी पर सेट होगा 24 चुनाव का नैरेटिव? जी रोमाना, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजनीतिक दल जो है वो अपने एजेंडे के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, कानून का सब स्वागत करते हैं और अगर संवैधानिक दायरे में रहते हुए अगर किसी कानून का विरोध भी हो तो वो भी लोकतंत्र में जायज बात होती है। इस चीज को राजनीतिक दल मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जो बात हो रही है कि किस राजनीतिक दल ने किस समुदाय को टिकट दिया, देखिए बड़ा एक विषम विषय होता है और उसमें हमें इस चीज की समझना चाहिए। उसका व्यवहारिक रूप होता है कि कोई राजनीतिक दल किसी समुदाय के लोगों को टिकट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका दोनों तरफ के मामले होते हैं, उसको आप आसानी से नहीं कर सकते। उसमें मैं एमआईएम का भी जिक्र करूंगा, उनके लिए भी व्यवहारिक कठिनाइयां होती। उसी तरीके के जिस तरह से अभी देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 700 से ज्यादा असेंबली सीट्स है और वहां कोई कह सकता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन ये अधूरा सच है। इस अधूरे सच को और इस भ्रम को हमें दूर करना चाहिए और तभी देश की और समाज की तरक्की होगी। ठीक है, तौसीफुर रहमान साहब, आपका टेक इस पूरे मामले पर? ये 24 का जो सियासी रण है उसी के लिए एक तरीके से ये प्रयोगशाला है जिसको सेट किया जा रहा है अभी से, खासतौर से बंगाल में जिस तरीके से शाह, ये 24 ही की रहा। रोमाना जी, आज मैंने अमित शाह जी की रैली में जो मीटिंग थी वहां मैं उनकी बात सुन रहा था, जहां उनकी डेवलपमेंट की जो बात थी, उन्होंने 2014 से लेकर 2023 तक क्या किया वो 10 मिनट में खत्म हो चुका था। पर जो घुसपैठियों के लेके जो बात थी, जहां करप्शन की बात थी, वो पूरा जो ब्लेम गेम था वो बंगाल के ऊपर वो डाल रहे थे, जहां पर उन्होंने 20 से 25 मिनट बात की। तो देखिए, 2024 के इलेक्शन की जब आप बात करेंगे तो बंगाल के लोगों ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है 18 सीटों के साथ। तो क्या अमित शाह साहब ने ये नहीं पूछा कि उन 18 एमपीओ ने बंगाल में क्या डेवलपमेंट लाया? क्या वो 18 एमपी जाके सड़क में, क्या वो बॉर्डर में जाके अपने वहां पे सोल्जर से क्या उन्होंने कभी इसका रिपोर्ट लिया कि कितने घुसपैठिया अंदर आ रहे हैं? उन्होंने नहीं लिया। देखिए, ये टाइम पास वाली आज मीटिंग थी, टाइम पास वाली एक रैली थी। मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि राम मंदिर को लेके इन्होंने पहले खेला, अब ये सीएए को लेके खेलेंगे। ये पहले शुरू तो करें असम में, ये बंगाल में बाद में आएंगे, मुझे मालूम है। ये पहले असम में तो शुरू करें, ईस्ट इंडिया में तो शुरू करें, जहां पर आप जहाँ खेलते हैं आप लोग, आप पहले वहां शुरू करें। उसका नतीजा आप देखना, नतीजे के बाद रोमाना जी, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, हम जरूर इस बात पे डिबेट करेंगे। तो मतलब प्रेम शुक्ला जी ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब 24 का चुनाव आ रहा है, इसीलिए तमाम मुद्दे जो हैं वो चुनावी औजार के तौर पर, चुनावी हथियार के तौर पर बीजेपी एक एक कर सामने ला रही है। प्रेम शुक्ला, नहीं, सीए पर भारतीय जनता पार्टी क्या 2023 में बात करना शुरू की क्या? घुसपैठियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या 2023 में प्रकट हुआ क्या? घुसपैठियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी 1950 जब भारतीय जनसंघ हुआ करता था तब से भारतीय जनसंघ के जमाने से और लगातार हम घुसपैठियों के विरुद्ध करते हैं। देखिए, बहुत विचित्र मामला है रोमाना जी, ये बहुत बदतमीजी करते हैं। मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। रहमान साहब प्लीज सुन लीजिए, बदतमीजी कर रहे हैं, वरना किसी की बात समझ में नहीं आती, एक एक करके। प्रेम शुक्ला जी प्लीज आइए। नहीं,
नहीं शोरगुल ही मचाना हो तो ये जनाब भी फिर बोल नहीं पाएंगे, मैं भी चिल्लाऊंगा इनके बीच में। लगातार जो है किसी के तारतम्य को तोड़ने का ये जो है किस तरह से ठीक है प्रेम भाई प्लीज आइए। आप मुझे बताइए ना, बाकी गेस्ट डिस्टर्ब ना करें, एक एक करके सब अपनी बात रखें। ठीक है, कि घुसपैठियों के खिलाफ हैं आप? नहीं मुझे बताइए घुसपैठियों के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? आप घुसपैठियों के समर्थन में है कि घुसपैठियों के विरोध में है? घुसपैठियों को निकालने पर आपको फिर बोलने लगा ये बदतमीज आदमी। रोमाना जी इसको कहां से पकड़ के लाई इस बदतमीज को? फिर बोलने लगा ये। नहीं सर, वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर वो जवाब देंगे। ठीक है, अब आप मत बोलिए बीच में। तौसीफ साहब आप सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। प्रेम भाई प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। घुसपैठियों के मामले में 2003 में जो स्टैंड हुआ करता था ममता बनर्जी का, वो स्टैंड 20 साल बाद बदल क्यों गया? 2020 में क्यों बदल गया? ममता बनर्जी जो थूक रही थी उसको चाटने पर क्यों आमादा, मुझे बताइए। संसद में हंगामा किया करती थी, आज क्या हो गया? घुसपैठी आज उनको इतने प्रिय क्यों हो गए, लाडले क्यों हो गए? तो चुनाव के चक्कर में अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का, खुद को जो है बदल लेने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनसंघ के जमाने का जो स्टैंड है वही भारतीय जनसंघ के जमाने का स्टैंड आज भी है। ठीक है सर, और हम सीएए में निश्चित तौर पर जो हम सीएए लागू करेंगे। और आज आदरणीय अमित शाह ने बंगाल की धरती पर फिर से कहा है कि हम सीएए लागू करके रहेंगे और घुसपैठियों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। और जिनको जो है लागू होगा, बीजेपी इसके लिए प्रतिबद्ध है। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को रुकूंगी। जल्दी से उनको निश्चित तौर पर हम राहत देंगे और सीएए के तहत नागरिकता देंगे। ठीक है सर। काश इतना सीरियस आप डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते तो आप थोड़े मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपको बदतमीज नहीं बोलूंगा। ये तो आपका पढ़ाई और जो आपकी तरबियत है उसका वो नजारा है। खैर, मगर देखिए आप बार बार सीए की, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप 8 बार नहीं 9 बार नहीं, इस बार जनवरी मार्च में तो आप सीए लागू करिए। उसके बाद ये बंगाल में लागू होगा कि असम में लागू होगा या पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा वो देखा जाएगा। पर रोमाना जी, मैं बार बार एक ही बात खत्म करके कहना चाह रहा हूं कि आप जब आधार कार्ड मांगिए तो किसी का भी मांगिए, उसके पिता का भी मांगिए, पर उसके दादा परदादा का जब आप मांगिएगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अगर अब मैं जल्दी से स्टूडियो में आ रही हूँ और आप दोनों से मैं जानना चाहती हूँ। पहले रागी साहब आप आ जाइए, उसके बाद लास्ट कमेंट इस शो में हम रामकृपाल जी से ले लेंगे। ये 24 चुनाव, और ऐसे में हम जानते हैं लोकसभा चुनाव में अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल राज्य 42 लोकसभा की सीटें आती है। उस लिहाज से नैरेटिव आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है कि बंगाल के लिए सवाल ये नैरेटिव सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, ये नैरेटिव पूरे देश के लिए है। आगे बढ़ेगा, ये नैरेटिव आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए 2019 के बाद ये बात आई है कि भाई सीए जब लागू हो, सीए जब कानून पास हो गया है तो उसे लागू करने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो और जो सरकार की तरफ से जो सफाई हमेशा आती रही है, कुछ उसके निटी-ग्रिटी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा हम जो है वो इसे तुरंत लागू कर देंगे। और मुझे लगता है एक प्रकार का, आपने देखा कि तौसीफुर रहमान की बातों में एक प्रकार की धमकी थी कि जैसे ही आप आसाम में लागू करेंगे आप देखिएगा इस देश में बवाल अगर होगा। उस दिशा में जाएंगे ना फिर समय इतना बचेगा नहीं। जल्दी से रामकृपाल जी लास्ट कमेंट। देखिए, मैं रोमाना जी केवल एक बात कह रहा हूँ कि अमित शाह जी अगर बंगाल गए हैं तो वो ममता बनर्जी की तारीफ करने तो नहीं गए हैं। सही बात है। जाहिर सी बात है कि जो जब ये 3 से 73 पर पहुंचे हैं और उसके पहले 18 एमपी उनके हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो इस दौरान में जो गड़बड़ियां हुई हैं ममता जी के शासन में उसको गिनाएंगे। और मेरा ये कहना है कि एक सीधी बात है, शरणार्थी और घुसपैठिया, घुसपैठिए का पूरा देश विरोध करता है। शरणार्थी अगर कोई है तो सरकार उसको इजाजत देगी और बाय खोलकर सर देश उसका स्वागत करेगा। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान गई थी भारतीय महिला अंजू, वो भारत लौट आई है। वाघा बॉर्डर के रास्ते अंजू भारत वापस लौटी है, ये बड़ी खबर। और भारत लौटने पर सुरक्षा एजेंसियों ने अंजू से पहले पूछताछ की है। अब अमृतसर के रास्ते दिल्ली आ रही है अंजू। करीब 5 महीने बाद अंजू भारत लौटी है और अंजू ने पाकिस्तान में ही नसरुल्लाह नाम का एक शख्स था जिससे शादी भी कर ली थी। अंजू ने मीडिया के सवालों का हालांकि कोई जवाब नहीं दिया। यहां भी अंजू जब रह रही थी भारत में तो पाकिस्तान जाने से पहले वो एक शादीशुदा महिला थी, उसके बच्चे हैं और पाकिस्तान जाने के बाद भी उसकी तरफ से वहां पर कहा जा रहा था कि अपने बच्चों के लिए वो वापस हिंदुस्तान आएगी। और अब भारत आई है
अंजू, तस्वीरें आपके सामने। वाघा बॉर्डर के जरिए अंजू भारत लौटी है और अमृतसर के रास्ते अब दिल्ली आ रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे साथ अटैक हो रही है सर। मैं क्या दिक्कत की हुई थी ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए मैं प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता दीजिए। वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? पहले आप हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? तो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया अंजू ने।